जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स? स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये क्लास भी आपको बिल्कुल कुछ नया देकर जाएगी। हर क्लास की तरह हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया मिलता है, तो इसमें भी ज़रूर मिलेगा। और आप काफ़ी आपका DT+ भी हो, EMRS हो, TGT PGT हो, किसी भी स्टेट का या फिर यूपी का, तो बेहद इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए ये है। ठीक है, चलिए गाइज देखेंगे, चलते हैं। पहला क्वेश्चन लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा गाइज, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे, है ना। और देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक, इसका क्या मतलब होता है? तो टू एन्जॉय अ म्यूजिकल रेसिटल, टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज, टू लिव इन अ प्लेजेंट एटमोसफियर, डिफिकल्ट टाइम। तो ये होता है टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज, हमारा हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट यहाँ पर। ठीक है भाई, चलेंगे नेक्स्ट। टू टेक टू हार्ट, टू टेक टू हार्ट, दिल से लेना, ये भी कह सकते हैं। तो टू भी दिल से अगर किसी बात को हम ले लेते हैं तो क्या होता है, हम दुखी हो जाते हैं ना, हम हर्ट हो जाते हैं किसी बात से, दिल पे ले लेंगे तो ये हो जाएगा टू ग्रीव ओवर। ठीक है, टू ग्रीव ओवर, बी। द विंड लाइज asleep इन द आर्म्स ऑफ डान, इसमें बता दीजिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। द विंड लाइज asleep इन द आर्म्स ऑफ डान। देखिए बिल्कुल अच्छे से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है वो मेटाफर है, आपका क्या है, मेटाफर है। ठीक है, लाइन को पढ़ते ही आपको पता चल रहा है कि द विंड लाइज asleep इन द आर्म्स ऑफ डान। हु ट्रीट सीरियस सब्जेक्ट्स इन अ प्लेफुल एंड ह्यूमरस वे, हु ट्रीट, किसी भी सीरियस सब्जेक्ट को कौन ऐसा है जो बिल्कुल ह्यूमरस वे में प्रेजेंट किया जिन्होंने, तो वो मॉडर्निस्ट हैं, पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं, विक्टोरियन कहते हैं, या फिर रोमांटिक्स कहते हैं उनको। तो उनको कहते हैं गाइज पोस्ट मॉडर्निस्ट। इन्होंने ही जो है सीरियस सब्जेक्ट को भी प्लेफुल और ह्यूमरस वे में प्रेजेंट किया है, ट्रीट किया है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट एंड अनदर टेक्स्ट इज कॉल्ड, बिटवीन वन हो जाएगा शायद, इन नहीं वन होगा। बिटवीन वन टेक्स्ट, एक या फिर मतलब दो टेक्स्ट के बीच में जो भी रिलेशनशिप रहती है उसको क्या कहते हैं? तो ये तो सीधा सा आंसर हो जाएगा इसका, इंटरटेक्सचुअलिटी। ठीक है भाई। विच टेक्निक्स फॉर्म द बेस ऑफ पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, कौन सी टेक्निक्स हैं जो बेस बनाती हैं पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर का? क्या इंटरटेक्सचुअलिटी है, मेटाफिक्शन है, पैस्टिच है, या फिर फैब्यूलेशन है? इनमें से कौन सा आंसर होगा आपका? तो मुझे लग रहा है कि ये सारे ही आंसर हैं इसके, इसमें आपका ई ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इंटरटेक्सचुअली भी इसकी का जो है टेक्निक है, मेटाफिक्शन भी है, पैस्टिज भी है, और फैबुलेशन भी है, जो पोस्ट मॉडर्न का लिटरेचर का जो है बेस बनाती है। नेमेसिस इज द सिंबल ऑफ, नेमेसिस एक तरीके से राइवलरी होती है जो ख़त्म नहीं होती, एक तरीके से सिंबल होता है। नेमेसिस किसका सिंबल होता है? रिट्रीब्यूशन का। राइवलरी होती है और एक तरीके से बदला लेने की जो रहती है, जो एक तरीके से किसी के साथ जो काफ़ी लंबे समय से जो झगड़ा चल रहा होता है, उस टाइप से चीज़ें रहती है। द वार ऑफ रोजेज टू प्लेस, कब आया? वार ऑफ रोजेज की बात हम कब करेंगे तो देख लेते हैं। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर 1380 से 1410, 1400 से 1430, या फिर 1455 से 85, या फिर 1425 से 1455। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि 1455 से 85 तक का जो टाइम पीरियड रहा है उसको वार ऑफ रोजेज के नाम से जाना जाता है। टैलेंट इज़ एन एडॉर्नमेंट एंड एडॉर्नमेंट इज़ आल्सो आ कंसीलमेंट, बताइए। तो देखिए इसमें बताना क्या है आपको, इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है, कौन सी है? एजोनेंस, एलिटरेशन, ये एंडीप्लॉसिस नहीं, एनेडीप्लॉसिस होता है गाइस, ये थोड़ा सा मुझे इनकरेक्ट लग रहा है। ठीक है, ये आपका एनेडीप्लॉसिस होता है, यानी कि स्पेलिंग इसकी ऐसे बनेगी, ADI। ठीक है, ANADI, आगे फिर प्लॉसिस हो जाएगा जैसा इसमें है, तो याद रखिए इसको। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्पीच है यहाँ पर, फिगर ऑफ स्पीच। टैलेंट इज एडॉर्नमेंट, एडॉर्नमेंट इज ऑल्सो अ कॉन्सीलमेंट। तो यहाँ देखिए एनएडीप्लॉसिस है आपका, एंडी नहीं, एनएडीप्लॉसिस है। क्यों है? और एनएडीप्लॉसिस होता क्या है, देखिए यहाँ पे एडॉर्नमेंट पे खत्म हुआ ये सेंटेंस आपका, ये फ्रेज जो है, क्लॉज जो है, एडॉर्नमेंट पे खत्म हुई, लेकिन एडॉर्नमेंट से ही स्टार्ट हमारी दूसरी हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में एक तरीके से यहाँ पर जो है थोड़ा विरोधाभास भी रहता है, और जो चीज़ें रहती है ना, वो जो लास्ट पे जो क्लॉज खत्म हो रही है, तो उसी क्लॉज से जो है दूसरी क्लॉज हमारी स्टार्ट हो जाती है, लाइन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है। टू गॉसिप इज़ अ फॉल्ट, टू लॉबल अ क्राइम, टू स्लेंडर अ सिन, बताइए इसमें। तो देखिए टू गॉसिप इज़ अ फॉल्ट, फॉल्ट के बाद टू लॉबल आ गया, फिर अ क्राइम, टू स्लेंडर इज, देखिए यहाँ पे आपका क्लाइमेक्स है।
क्या है, सीन पे बात आके रुकी है, गॉसिप से लेके सीन पे बात आके रुकी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्लाइमेक्स है। अगर उल्टी चीज़ें चलती हैं, बड़े से छोटी होती जाती हैं, तो वहाँ पे एंटी क्लाइमेक्स हो जाता है। विच ड्रामा ऑफ, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 1 कैसे हो गया, अच्छा 11 है ये, सॉरी भाई, है ना ये 11 है, मेगा 1 कहाँ से आ गया। चलिए, विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर हैज़ नो ड्रामा एट ऑल सो कॉल्ड लिरिकल ट्रेजेडी। विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर हैज़ नो ड्रामा एट ऑल सो कॉल्ड लिरिकल ट्रेजेडी। शेक्सपियर का ऐसा कौन सा वर्क है जो मतलब ड्रामा तो नहीं है बट इसको लिरिकल ट्रेजेडी कहा जाता है, बिकॉज ये प्रोज में नहीं है, ये पूरा का पूरा वर्स में है। तो इसको बता दीजिए इसमें क्या हो जाएगा। तो ये आपका रिचर्ड सेकंड है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हु स्पीक्स द यंगर राइजेज व्हेन द ओल्ड डॉथ फॉल। कौन कहता है द यंगर राइजेज व्हेन द ओल्ड डॉथ फॉल? किंग लियर, एडगर, एडमंड, रीगन। तो ये जो एडमंड नाम का कैरेक्टर है, जो ये एक खराब वाला बेटा होता है ग्लॉस्टर का, तो यहाँ पे एडमंड है, एडगर 2 बच्चे होते हैं उसके, तो ये इलिजिटिमेट होता है जो एडमंड है, एडगर उसका रियल होता है, तो ये ही खराब होता है जो एडमंड है। तो ये इस लाइन को बोलता है कि द यंगर राइजेज व्हेन द ओल्ड डॉथ फॉल। Between what time period did William Shakespeare begin a successful career in London as an actor? लंदन में एक एक्टर के रूप में शेक्सपियर ने किस टाइम पीरियड में एक अच्छा मतलब अपना परफॉर्मेंस देने लगे, वो किस टाइम में इनका कैरियर जो है सक्सेसफुल हुआ? तो ये पहला ही ऑप्शन है, बिटवीन 1585 से लेकर के 92 तक का जो टाइम पीरियड रहा, इसमें काफ़ी अच्छा इनका रहा। चलिए, गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू, गाल्सवर्दी किससे बिलोंग करते हैं? 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 20th या फिर 19th सेंचुरी। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? आसान क्वेश्चन है ये, इसका तो आपको सभी को पता होना ही चाहिए, है ना। यस, कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं जो हमारे जॉन गाल्सवर्दी हैं? यस तो ये हमारे 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। सॉरी, सी ऑप्शन है ना, सी वाला हो जाएगा, सी ऑप्शन 20th सेंचुरी। क्योंकि आप शायद 1867 में इनका जन्म हुआ था, और 19 कौन सा ईयर है जब डेथ हुई? 1930 कुछ के आसपास, है ना। चलिए, रीचिंग लंदन इन 1587 शेक्सपियर ज्वाइंड। रीचिंग लंदन इन 1587 शेक्सपियर ज्वाइंट, क्या ज्वाइन किया? लंदन पहुंचने पर 1587 में इन्होंने क्या ज्वाइन किया? बारबेज कंपनी ऑफ एक्टर्स, जॉब इन अ स्कूल, ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स, या फिर नन ऑफ दीज। तो इन्होंने जो ज्वाइन किया है वो ए ऑप्शन है, यानी कि बारबेज कंपनी ऑफ एक्टर्स। विच प्ले बोर शेक्सपियर्स नेम एज ऑथर फर्स्ट टाइम। कौन सा वर्क है जिनका पहली बार जो शेक्सपियर का नाम एक ऑथर के रूप में वहाँ पे लिखा गया? तो कौन सा वो प्ले है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले जो है इनको ऑथर के रूप में इनका नाम लिखा गया? तो मुझे लग रहा है कि ये आई थिंक आपका लव सिलेबस लॉस्ट होना चाहिए, आई थिंक दैट। ओके, चलिए, एक सेकेंड, मुझे इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है क्वेश्चन में। हाँ, यही है ना, लव सिलेबस लॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, फिर है हमारा हाउ इज सैम वानामेकर नाम का 1990 से लेकर 93 तक का जो कनेक्टेड रहे शेक्सपियर के साथ, ये 93 हो जाए, काफ़ी लंबे समय तक मतलब ये कनेक्ट रहे, तो 1919 से लेकर 1993 तक इनसे। तो यहाँ बताना है आपको, मतलब ये इनका टाइम स्पेन है, सॉरी मैं कह क्या रही हूँ, ये इनका इतने लंबे तक कनेक्ट कहाँ रह जाएंगे, ये तो वो भी नहीं है ना, मतलब इनका टाइम पीरियड है ये, 1900 में कहाँ शेक्सपियर थे तो ये 1919 से लेकर 1993 तक का इनका जो है लाइफ स्पेन है, और सैम वानामेकर के नाम से कनेक्टेड विद शेक्सपियर। तो ही इज़ द ग्रेट 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 ग्रैंड चाइल्ड ऑफ शेक्सपियर। तो ये मतलब किस रूप में इनसे कनेक्ट हैं? इट वॉज हिज विजन टू रिबल्ट द ग्लो, या फिर इन नो वे वट एवर सो, मतलब कोई ऐसी खास बात नहीं है, या फिर ही ऑन ऑल पब्लिशिंग राइट्स। हाँ, तो देखिए इसमें मुझे लग रहा है कि ग्रेट 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 जो है यही ऑप्शन है हमारा, है ना, ग्रेट वाला ही हमारा नहीं सॉरी, ये जो है ना बी ऑप्शन करेक्ट है आपका, क्योंकि इट वॉज हिज विजन टू रिबल्ट द ग्लोब, ठीक है। वट वॉज द नेम ऑफ माइकल्स कॉटेज, माइकल्स कॉटेज का क्या नाम था? तो ये इवनिंग स्टार था, काफ़ी लोग मॉर्निंग स्टार भी लगा सकते हैं, तो थोड़ा इससे अवेयर रहिएगा आप लोग, मॉर्निंग स्टार नहीं है ये, आपका इवनिंग स्टार है, ठीक है। माइकल है इसमें, ल्यूक है।
माइकल का बेटा। अच्छा नेक्स्ट है, व्हेन डज मिल्टन एक्यूज इन पैराडाइज लॉस्ट एज द सन ऑफ बेलियाल फ्लॉन विद इंसोलेंस एंड वाइन। होम डज मिल्टन एक्यूज, किसने एक्यूज किया है पैराडाइज लॉस्ट में, किसको एक्यूज किया है मिल्टन ने कि द सन ऑफ बेलियल किसको कहा है, फ्लॉन विद इंसोलेंस एंड वाइन। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रही हूँ आपको, इसको याद रखिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इसमें द एंग्लिकन क्लर्जी हैं, द कोर्ट्स राइटर्स हैं, द ओपोनेंट्स ऑफ कॉमनवेल्थ हैं, फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये बी है, द कोर्ट राइटर्स को जो है इनमें सन ऑफ बेलियाल कहा है मिल्टन ने। सैमसन एगनिस्ट इज अ ट्रेजेडी बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड ट्रेजेडी है ये, सोफोकल्स मॉडल पे, दांतेज मॉडल पे, होमर्स मॉडल पे। तो सोफोकल्स है इसका, जो सैमसन एगनिस्ट वर्स ड्रामा है ये शेक्सपियर का, तो ये आपका जो है कब आया था, 1674 में आया था ये। तो ये इसी से जो है सोफोकल्स मॉडल पे बेस है। इफ़ यू डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर यू कैन नॉट हैव वन द अबव लाइन रॉन्ग। बताइए, अगर आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते तो यू कैन नॉट हैव फ्यूचर, होगा भी नहीं। तो ये जो लाइन है ये आपकी स्वान सॉन्ग की है। स्वान सॉन्ग किसका वर्क है ये, स्वान सॉन्ग आपका गाल्सवर्दी का है, ठीक है, गाल्सवर्दी का वर्क है ये, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, वंस आइज आर व्हाट वन इज, वंस माउथ व्हाट वन बिकम्स। देखिए किसी की आंखें वो हैं जो वो है, और जो आंखों में हम लोग देख सकते हैं, पहचानते हैं किसी व्यक्ति को, और लेकिन वर्ड्स वो हैं जो वो होना चाहता है ना। क्योंकि मान लिया कोई व्यक्ति कैसा भी है, लेकिन हमारे सामने अगर वो इस तरीके का बिहेव कर रहा है तो हमें तो अच्छा लगेगा ना। मान लिया अंदर से वो है नहीं, बट हमारे सामने जो बोल रहा है वो बहुत अच्छा होने के लिए बोल रहा है, तो वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है, वर्ड्स से वो अच्छा हो जाएगा, माउथ से। तो यही है, तो ये फ्लावरिंग विल्डरनेस है, ठीक है, ये भी गाल्सवर्दी का वर्क है, फ्लावरिंग विल्डरनेस, ठीक है। गिव अप द घोस्ट, इसका क्या मतलब होता है, गिव अप द घोस्ट का, तो ये एक फ्रेज है। और टू मेक फॉल्स अपीयरेंस, टू डाई, टू लीव यूजलेस परसूट्स, या टू टेरिफाई अदर्स बाय एक्टिंग इन सस्पिशियस मैनर्स। तो मुझे जो लग रहा है ये शायद आपका टू डाई है, ठीक है। टू गिव अप घोस्ट का मतलब टू डाई, मर जाना। विल ऑफ द विस्प, इसका क्या मतलब है, टू एक्ट इन अ चाइल्डिश वे, टू हैव डिज़ायर अनबैक्ड बाय एफर्ट्स, एनीथिंग दैट इल्यूड्स और डिसीव्स, यही है, ठीक है, एनीथिंग दैट इल्यूड्स और डिसीव्स, विल ओ द विस्प। टू बी वैकेंट इन अपर स्टोरी, अपर स्टोरी, तो ये टू बी फीबल माइंडेड है, टू इंडल्ज इन मीनिंगलेस इमेजिनेटिव फाइट्स, टू हैव द अपर पोर्शन ऑफ द हाउस एम्प्टी। स्टोरी आप जानते हो, किसी भी बिल्डिंग की जो ऊपर वाली रहती हैं माले, माले बोलते हैं जिनको, वो स्टोरीज ही तो होती हैं। तो नॉट कीपिंग एनीथिंग इन द अपर स्टोरी ऑफ द, पहले माले में, दूसरे माले में, है ना। तो स्टोरी ऑफ द हाउस, तो देखिए इसमें पहला ही ऑप्शन है टू फीबल माइंडेड, यानी कि कमजोर दिमाग वाला। टू बी वैकेंट इन अपर स्टोरी मतलब कमजोर दिमाग वाला व्यक्ति। इनकॉन्ग्रुअस का क्या मतलब है, एब्सर्ड है, इसमें डाइवर्जेंट है, इंडिजेनस है, नेटिव है, फ्रूटलेस फ्यूटिल है, ऑब्सकर हिडन है। देखिए एब्सर्ड तो डाइवर्जेंट हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसका मतलब थोड़ा वही रहता है जो इनएप्रोप्रिएट हो। क्या होता है, इनकॉन्ग्रुअस, इनएप्रोप्रिएट, जो सुटेबल, अनसुटेबल भी कह सकते हो आप, ठीक है, अनसुटेबल, थोड़ा मैं और सिंपल कर देती हूँ, अनसुटेबल भी आप इसको कह सकते हैं। तो इनजेनियस नेटिव होता है, को कहते हैं, है ना, जो जन्म से हो। फ्रूटलेस फ्यूटिल आप जानते हैं, फ्रूटलेस व्यर्थ निरर्थक चीज़ें। ऑब्सकर हिडन आप जानते हैं, जो कठिन हो थोड़ा, या जो थोड़ा छिपा हुआ, जो मतलब अस्पष्ट हो एक तरीके से। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या होती है, प्रोटेक्शन, फ्रीडम। हम कहते हैं ना कि इम्यूनिटी जो है शरीर की वो थोड़ी कमज़ोर है, जब बीमार व्यक्ति ज़्यादा रहता है, तो यही है कि जो प्रोटेक्शन लेवल रहता है बॉडी का वो अगर वीक है तो व्यक्ति बीमार ज़्यादा रहेगा। तो फ्रीडम है या प्रोटेक्शन है, दोनों ही कह सकते हैं इसको। एक्रीमोनी, बिटरनेस, कड़वाहट जो रहती है। और एकस्टम्ड टू, डिवोटेड है ना, किसी के प्रति श्रद्धा हो। नियर, कॉन्टिग्यूअस है ना, नज़दीक। एलिगेंट, एलिगेंट का क्या मतलब है, डिफर, पोस्टपोन, रिफाइंड, ग्रेसफुल, चाइल्ड रिब्यूक, या फिर मिसफॉर्चून, हार्डशिप। तो अच्छे हैं सारे मीनिंग, बहुत बढ़िया मीनिंग है सारे के सारे। तो ये पजलिंग या फिर प्रीप्लेक्सिंग है ना, थोड़ा पजलिंग हो, थोड़ा सॉरी किस पे जा रही हूँ मैं, हाँ पजलिंग, पजलिंग तो इसमें है ही नहीं, एनिग्मेटिक है ना। ओ मैं क्या कर रही हूँ, एलिगेंट है, सॉरी एलिगेंट गाइस, ठीक है। एलिगेंट देखिए आपका इसमें रिफाइंड या फिर ग्रेसफुल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिफाइंड या ग्रेसफुल। डिफर या पोस्टपोन आप जानते हैं, टाल देना किसी चीज़ को। चाइल्ड या रिबुक, धमकाना, डांट फटकार देना। मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य होता है। हार्डशिप वही है, दुर्भाग्य अगर है तो कठिनाइयाँ आती हैं, तो हार्डशिप्स आती हैं ना। एनिग्मेटिक पे आ जाइए, तो ये पजलिंग या फिर परप्लेक्सिंग होता है, कंफ्यूज करने वाला, कंफ्यूजिंग होता है ना। तो ऑप्यूलेंस, वेल्थ, ऑप्यूलेंस धन, वेल्थ। एल्टरनेस, रेडीनेस आपका हो जाएगा, एल्टर कम करना, रेडीनेस।
काम एलिवेट, काम शांति, या फिर एलिवेट कम कर देना किसी चीज़ को, है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है आज का। काफ़ी क्लास छोटी रही बिकॉज क्वेश्चन मतलब एक तरीके से अच्छे थे बट थोड़े बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं थे, अच्छे क्वेश्चन थे। द क्वालिटी ऑफ बीइंग अ स्पेंडथ्रिफ्ट, तो ये पार्सिमोनी हो जाएगा, है ना। स्पेंडथ्रिफ्ट बहुत ज़्यादा खर्चीला होना, पार्सिमोनियस कहते हैं। तो अनइंटेलिजिबल, एब्रोगेट और पल्पेबल, ये सब आप जानते हो। तो चलिए देख लेंगे गाइज कल क्या देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास अच्छी रही है तो लाइक शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और भी बहुत कुछ चैनल पे पढ़ा है जो आप देख सकते हो, आपको हेल्प ही करेगा। ठीक है, चलिए गाइज, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए। ओके।